विश्व के जो देश है उनके उन देशों में स्टेबल इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था जिस देश में है उन देशों में से 40 देशों की यादी घोषित हुई है। वर्ल्ड स्टेबल इकोनॉमी की उस यादी में भारत का नाम स्टेबल इकोनॉमी में नहीं दिखाई देता। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है? जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल रही है। उस यादी में जो स्टेबल इकोनॉमी की यादी वर्ल्ड की जो आई है 40 देशों का जो जिक्र है उसमें भारत का नाम तो नहीं है, परंतु पहले नंबर पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पर कनाडा, पाँचवें नंबर पर जापान देश है। महाशक्तिशाली देश अमेरिका, यूएसए, उनका स्थान 13वां है। इंग्लैंड जिसे भारत पर राज किया है, यूनाइटेड किंगडम, उसका जो नंबर है वो 16वां है। चाइना जो अभी विश्व महाशक्ति बनने जा रहा है उसका नंबर 19वां है। रशिया एक ज़माने में महाशक्ति हुआ करता था, उसका नंबर 31वां है। और एक ज़माना था अमेरिका और रशिया, सोवियत संघ, जो उस टाइम सोवियत संघ था, उनमें महाशक्ति के लिए लड़ाई हुआ करती थी। दो देश महाशक्ति थे उस ज़माने में। बाद में अमेरिका ने उस सोवियत संघ की जो महाशक्ति थी उनमें बिखराव पैदा किया और सब सोवियत संघ बिखर गया। बाद में चाइना जो देश है वो महाशक्ति बनने की होड़ में आ गया है। आज दोनों की होड़ चल रही है, अमेरिका और चाइना की। वैसा देखा जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था यह अमेरिका से कई पट अच्छी है और चाइना महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है। अतः हमारे सामने प्रश्न है कि हमारे भारत के महामहिम अर्थशास्त्री या जो महामहिम लोग भारत को विश्व महागुरु बनाने की बात कर रहे हैं, हमें बड़ा हसीन सपना दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। सन 2014 में सन 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था यह $5 ट्रिलियन यानी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की बात सन 2018 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2018 में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहाँ भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया था और मोदी साहब ने वादा भी किया था। परंतु 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था $3.94 ट्रिलियन रही है। बहुत पीछे है, $5 ट्रिलियन बहुत पीछे है हम। और भारत पर विदेशी कर्जा $718.8 अरब है। कितना डॉलर है कर्ज? विदेशी कर्जा है $718.8 अरब। और बजट कितना हमारा है अर्थव्यवस्था? $3.94 ट्रिलियन। अभी सोचना होगा ये हमारे लिए। और वही विदेशी कर्ज जो है जून 2024 के मामले में मुकाबले में 29.6 अर्थात $29.6 अरब ज़्यादा है। भारत की सन 2024 में सार्वजनिक वित्त 2024 सार्वजनिक वित्त की बात हो रही है। आय जिसको इनकम भी कहा जाता है वो 85.09 अरब बताई गई है। और व्यय यानी एक्सपेंडिचर $101। उनके इनकम से ज़्यादा वहाँ हमको इनकम के ज़्यादा एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। वही हमारे भारत सरकार की आर्थिक बजट, जो भारत सरकार आर्थिक बजट है 2023-24 का, उसमें कुल व्यय जो है एक्सपेंडिचर 35,03,097 बताई गई करोड़ रुपये बताई गई है। कितना है? 35,03,097 करोड़ रुपये बताई गई है।
आर्थिक बजट एक्सपेंडिचर भारत का, जो 2022-23 की तुलना में 7.5 ज़्यादा दिखाई देता है, और जो 2022 तुलना में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। राजस्व व्यय, जो राजस्व व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो 25,02,136 करोड़ रुपये है। व्यय कितना है 2022 की तुलना में तो 7 सीधा है, लेकिन राजस्व कितना है 25,02,136 करोड़ रुपया है। वो इसका मतलब 1.2 की वृद्धि दिखाई देती है। पूंजीगत व्यय, ये राजस्व हुआ, ये दूसरा पूंजीगत व्यय, ये 10,01,961 करोड़ रुपया है। 10,0961 करोड़ रुपया बताई जाती है पूंजीगत व्यय, अर्थात 37.4 की वृद्धि दिखाई देती है। एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की बात घोषणा की गई है, व्यवस्था की गई, प्रावधान किया गया है। 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वित्तीय प्रावधान। भारत सरकार का शुद्ध कर, भारत सरकार को जो शुद्ध कर प्राप्तियाँ, जो इनकम हम कर सकते हैं, भारत सरकार का शुद्ध कर प्राप्तियाँ 25.83 लाख करोड़ रुपया दिखाई देता है। कितनी इनकम कितनी हुई है शुद्ध कर प्राप्तियाँ, कितना है इनकम 25.83 लाख करोड़ रुपया। और जो उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ कितनी हुई, कुल इनकम, टोटल इनकम कितना हुआ 32.7 लाख करोड़ रुपया। अब देखो इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। और कुल व्यय है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इनकम कितनी हुई 32.7 और ये अपनी 25.83 लाख करोड़ रुपए। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 48.21 लाख करोड़ रुपया। देखो 48.1, हमारी इनकम से ज़्यादा खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद डाटा है, घाटा है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद घाटा जो है वो 4.9 रहने का अंदाज बताया गया है। अर्थात आय से ज़्यादा खर्चा हमके व्यय यानी खर्चा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। विदेशी कर्जा, तो अगर यही बात हुई तो हम विदेशी कर्जा कैसे चुकाएंगे विदेशी कर्जा। भारत की कुल लोक संख्या 145 करोड़ बताई जाती है। 145 करोड़ भारत की लोक संख्या बताई जाती है, और 81.4 करोड़ रुपया को, जो 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज या सस्ता अनाज दिया जाता है। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का। अगर कितना परसेंट हो रहा है, 60-70% लोग, 70% लोग तो भी सस्ता अनाज पे जी रहे हैं। 70% लोग सस्ता अनाज पे जी रहे हैं। ये हमारा चिंता का विषय है। फ्री अनाज पे जी रहे हैं, सस्ता अनाज पे जी रहे हैं। सन 2024 साल में भारत का सकल घरेलू उत्पादन कितना था, जीडीपी 8.2 बताया गया था। उत्पादन 8.2 बताया जाता है। अतः हमारी आर्थिक बदली नहीं तो क्या है। और इस आर्थिक बदलाव में 22 उद्योगपतियों का, जो 22 उद्योगपति भारत के हैं, उनका मोदी सरकार द्वारा 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ किया जाता है। 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है। हमारे आर्थिक हालत बहुत खस्ता है, और 16 लाख करोड़ का 22 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है। बड़ा चिंता का। और हमारे जो किसान जो है भाई, उनके 40 लाख जो किसान हैं, उनका सिर्फ 2 लाख करोड़ माफ़ी की जाती है। ऊँट के मुंह में जीरा समान प्रकार है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जो आय स्रोत है, यह कॉर्पोरेट टैक्स है। वो कहती है कि भारत का सबसे बड़ा इनकम जो स्रोत है वो कॉर्पोरेट टैक्स है। या अगर ये इनको 16 लाख करोड़ रुपये माफ़ करता है तो इनकम कहाँ से आ रहा है, इनकम कहाँ है, ये तो पूरा लॉस में जा रहा है हमारा भारत देश। और वो जो टैक्स है, एक हमको
जो कॉर्पोरेट टैक्स हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मिल नहीं रहा है उस तुलना में। अर्थात उद्योगपति वर्ग की ये टैक्स माफी है, ये हमारे जो हम जो टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उस टैक्स का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। तो महंगाई जो बढ़ रही है ये तो लाजमी है। जो उद्योगपति वर्ग है उनको कर्जों पे क्यों दिया जाती है, कर्जों माफी में राहत क्यों दी जाती है, ये भी हमारे सामने प्रश्न है हमारे सामने। क्या वो लोग देशभक्त हैं, देशभक्त श्रेणी में आते हैं जो उनको तो माफी दी है? क्या वो भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं? ये बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा भारत को योगदान दिया है, ये तो बड़े नफाखोर लोग हैं। अतः भारत की अर्थव्यवस्था यह क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की ओर बढ़ रही है? ये हमारे सामने अहम प्रश्न है। भारत का जो मंदिर का अर्थशास्त्र है, भारत का जो मंदिर भारत में बहुत भारत मंदिर का देश है, और यहाँ जब मंदिरों का जो अर्थशास्त्र है, भारत का एक विशेषता है, वो मंदिरों का देश है। भारत यह मंदिरों का देश है। यहाँ की जो अर्थशास्त्र है, मंदिरों का अर्थशास्त्र, यह भी बहुत बड़ा विलक्षण ऐसा है, विलक्षण है। भारत में मंदिरों की इकोनॉमी 3 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। भारत की मंदिरों की इकोनॉमी 3 लाख करोड़ बताई जाती है। तिरुवनंतपुरम केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हीरे, चांदी, सोना की मूर्ति समेत 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। 20 अरब डॉलर की संपत्ति पद्मनाभ मंदिर में है। तिरुपति आंध्र प्रदेश का बालाजी मंदिर में हर साल 680 करोड़ रुपया दान में आते हैं। 680 रुपया तिरुपति बालाजी के मंदिर में दान में आते हैं। मंदिर में उसके बाद में मंदिर में 9 टन सोना और 14 करोड़ रुपये बैंक में जमा है तिरुपति बालाजी में। शिरडी महाराष्ट्र के साई मंदिर में हर साल 380 करोड़ रुपये दान में आता है। शिरडी में भी 380 करोड़ रुपये दान में आता है। और 460 किलो सोना और 428 किलो चांदी और डॉलर पाउंड के अंतर मुद्रा मिलाकर 18,000 करोड़ रुपये बैंक में जमा है। ये शिरडी की बात हो रही है। शक्तिपीठ जो है उसमें से वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है, वह हर साल 500 करोड़ रुपये दान में आता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मध्य प्रदेश मंदिर महाकाल मंदिर में हर साल 81 करोड़ रुपये दान में आते हैं। और 34 लाख का सोना, 88 लाख 68,000 का चांदी वहाँ संपत्ति है उस मंदिर में। मदुरई के तमिलनाडु के मदुरई मीनाक्षी मंदिर में हर साल 6 हजार करोड़ रुपया दान में आते हैं। प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ होने वाला 45 दिन का, उनके खर्चे के बारे में क्या कहें, बहुत बड़ा है। जो अतः ये तमाम मंदिरों की जो बंदिश संपत्ति है, मंदिरों में जो रूम के अंदर जो बंदिश संपत्ति है, इससे देश के विकास में योगदान क्या है, ये हमारे सामने है। और यह बैंक में जो जमा राशि है इतने करोड़ों की, उस सब देश के विकास में योगदान क्या है। जो बंद संपत्ति है मंदिरों में, उसका भी कोई योगदान नहीं है। जो बैंक में करोड़ों रुपये जमा है, उसका भी भारत की व्यवस्था में विकास में कोई योगदान नहीं है। भारत राष्ट्र विकास का क्या योगदान क्या है उनका, उन मंदिरों का? अगर भारत सरकार ने उस तमाम संपत्ति का उपयोग किया होता तो भारत की आर्थिक माली हालत सुधर गई होती। अगर उस मंदिर का जो संपत्ति उसका उपयोग किया होता तो भारत की आर्थिक हालत सुधर गई होती। विदेशी कर्जों को, जो हमारे पास विदेशी कर्ज बढ़ा है, उस पर निपट मिला होता। बेरोजगारी का समस्या सुलझी होती। भारत का भारत में जो बुद्धकालीन प्राचीन प्रजातंत्र व्यवस्था थी वो मजबूत हुई होती। पूंजीवाद का खात्मा हो सकता था। भारत में के किसी भी धार्मिक मंदिर संस्थानों पर, जितने मंदिर है भारत के, किसी भी उस मंदिर संस्थानों पर किसी भी टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उन पर टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। हम पे कुछ हुआ तो टैक्स लगता है, हमको परेशानी होती है, हमको नोटिस मिलती है।
और ये करोड़ रुपए का संपत्ति वहाँ दम पड़ी है, उसमें टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, ना सेल टैक्स है, ना इनकम टैक्स है, ना प्रोफेशनल कुछ भी टैक्स है वहाँ। अब दूसरी बात क्या, धार्मिक संस्था दान को आय नहीं माना जाता, उसको आय भी नहीं मानते वो लोग। इतनी संपत्ति वो आय भी नहीं माना जाता है। ये बड़ा सवाल है कि भारत सरकार की, अगर भारत सरकार इच्छा शक्ति रही तो इस पर हल निकाला जा सकता है। धर्मांध देवान राजनीति, ये उसका उदाहरण दिखाई पड़ता है। धर्मांध देवान राजनीति इसके कारण एक उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। भारत राष्ट्रवाद, भारत देशभक्ति के, अतः भारत राष्ट्रवाद, भारत देशभक्ति हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। धर्मांध भाव और देवान भाव नहीं होना। यहाँ तो हमारे जो लीडर हैं वो नंगे, गद्दार, देशद्रोही, चोर, भ्रष्टाचारी, वेश्या व्यभिचारी दिखाई देते हैं। जो हमारे नेता लोग हैं वो नंगे, गद्दार, देशद्रोही, चोर, भ्रष्टाचारी, वेश्यावादी, व्यभिचारी दिखाई देते हैं। उनका राज है। कांग्रेस के द्रोणाचार्य मोहनदास गांधी, आरएसएस के संघवादी नेता के सुदर्शन, प्राचीन इतिहास के नायक भर्तृहरि, इन्होंने भारतीय राजनीति को वेश्यालय की उपमा दी थी। मैंने नहीं दी है। उपमा किसे दी है? मोहनदास गांधी, सुदर्शन और भर्तृहरि, इन्होंने भारतीय राजनीति को वेश्यालय की उपमा दी है। हमारे भारतीय संविधान की वॉचडॉग हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी उपरोक्त गुणों से अछूती नहीं है। भारत की स्टेबल इकोनॉमी की अवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के व्यवस्था में 5वां स्थान पाने की बात हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद दर अर्थात GDP 8.2 बताना। क्या यह भारत की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की राजनीति नहीं है? यह सच्चाई है या पॉलिटिकल राजनीति है? यह हमारे सामने सवाल है। दिनों दिन जो भारत का रुपया है डॉलर की तुलना में गिरता जा रहा है। भारत के निर्यात, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। भारत का निर्यात और एक्सपोर्ट को दरों में कमी दिखाई देती है। एक्सपोर्ट कम हो रहा है। उसका जो अक्टूबर 2024 में वो एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है वो 39.20 मिलियन अमेरिकन डॉलर थी। 39.20 था, 39.20 बिलियन अमेरिकन डॉलर हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट था। वही विदेशी वस्तु आयात, उसी तुलना में विदेशी वस्तु आयात जो इंपोर्ट करते हैं वो अक्टूबर 2024 में साल में 67.34 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। ये 40 के आसपास था एक्सपोर्ट और 70 के आसपास इंपोर्ट हो रहा है। 30% बढ़ रहा है, मोटामोटी 29-30% एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है। भारत में विदेशी मुख्य आयात वस्तु जो है, भारत में विदेशी आयात जो इंपोर्ट आ रहा है वो खनिज तेल, मोम, बिटुमिन पदार्थ जो उसकी 27% है। मोती, कीमती पत्थर, आभूषण उनकी परसेंट 14% है। विद्युत उपकरण, मशीनरी वो 10% है। न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण वो 8% है। ऑर्गेनिक केमिकल्स 4% दिखाई देता है। ये जो विदेशी इंपोर्ट हमारे भारत में आ रहा है, विदेश से आ रहा है, भारत में आ रहा है। हमारा प्रोडक्शन का क्या है? और भारत कुछ देशों को पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादों की सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। भारत क्या कर रहा है? पेट्रोलियम उत्पादों की सबसे ज़्यादा निर्यात एक्सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ सवाल हो रहा है कि भारत जो निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उस अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? उससे हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार भी हो रहा है। यहाँ का सवाल क्या आ रहा है कि वो जो पेट्रोल उत्पादन हो, क्या हमारे में उत्पादक देश है भारत? पेट्रोल का उत्पादक देश है हमारा? फिर अगर नहीं तो ये कहाँ से आ रहा है पेट्रोल या कच्चा तेल कहाँ से आ रहा है भारत में? रूस, यह देश भारत को कच्चे तेल की आयात करता है। कौन देश कहता है? रूस भारत को कच्चे तेल की आयात और इंपोर्ट करता है। भारत के अलावा भी चीन, यूरोपीय संघ, तुर्की समान देश को भी रूस तेल की आयात करता है, इंपोर्ट कर रहा है। भारत प्रतिदिन 2.7 मिलियन प्रति बैरल तेल रूस से तेल खरीदता है।
कच्चे तेल की आयात भी होता है अर्थात इम्पोर्ट होता है, जबकि चाइना रूस से 1.76 मिलियन प्रति डॉलर लेता है। चाइना से बड़ा है अर्थव्यवस्था में, लेकिन वो कम ले रहा है, हम भारत ज़्यादा ले रहा है। तो ये तो हमारा मुद्रा, हमारा डॉलर मजबूत, रूस से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हमारी क्या है? वही अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप अभी शासनकाल में बैठने आ रहे हैं अभी, तो रूस की जो कच्चा तेल की जो हमको आयात हो रही है उसको पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा। रूस तो यह भारत में आयात करके, इंपोर्ट करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। और भारत इसके अलावा कोयला भी भारत में विदेश से आता है, इंपोर्ट हो रहा है, अर्थात अडानी अर्थनीति तो नहीं है ये जो इंपोर्ट हो रहा है भारत में कोयला, अडानी अर्थनीति तो नहीं है, ये भी हमारा कारण है। और दूसरी में कहा जाए तो पूंजीवाद को बढ़ावा दिखाई दे रहा है। आयात निर्यात की यह तफावत 29% के आसपास तफावत जो है वो हमारे भारत पे इसका असर गिरता है। रुपया यह डॉलर की तुलना में कमज़ोर होते जा रहा है, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है। भारत में प्रोडक्शन की क्षमता कमी ये निर्यात का कारण रहा है। प्रोडक्शन कम होना, ये निर्यात जो होना चाहिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इस कारण बना है। अतः यह हमें इस बात को हमको दूर करना होगा, बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम अनाज उत्पाद पर ही निर्भर रहेंगे। नहीं तो हम सिर्फ अनाज उत्पाद जो अनाज का उत्पाद है उस पर ही निर्भर रहेंगे। आज विश्व की अर्थव्यवस्था यह मंदी के दौर से गुजर रही है। वैश्विक सकल उत्पाद दर में गिरावट दिखाई देती है। मुद्रास्फीति दर ज़्यादा होने से ब्याज दरों में वृद्धि हुई है। कोविड महामारी में वैश्विक विकास जो है वो धीमा दिखाई देता है। युद्ध सदृश स्थिति और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक विकास में बाधाएं आ रही हैं। विकासशील देशों पर ऋण का बोझ बढ़ने से निवेश की कमी, अगर वह ऋण ही बढ़ रहा और निवेश की कमी आना ये लाजमी है। इन आर्थिक मार से अमेरिका भी अछूता नहीं है। अक्टूबर 2024 में अमेरिका पर 35.7 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है। अक्टूबर 2024 में अमेरिका पर 35.7 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है अमेरिका पर। चाइना पर 14.69 ट्रिलियन डॉलर कर्जा, यानी कम है चाइना पर कर्जा। रूस पर 580 बिलियन डॉलर कर्जा है। वही भारत पर 711.8 अरब डॉलर कर्जा है। भारत सबसे ज़्यादा कर्जा भारत पर दिखाई पड़ रहा है। भारत क्या कर्जे पे जी रहा है क्या? विदेशी कर्जे पर। जो सकल घरेलू उत्पाद दर GDP अनुपात से 19.4 दिखाई देता है। अतः भारत के संदर्भ में बड़ा ही चिंता का विषय है। महाराष्ट्र भी उसी राह पर जाते हुए नजर आता है। महाराष्ट्र का 2023-24 में राजस्व घाटा 3,409 करोड़ रुपये दिखाया गया है। महाराष्ट्र का राजस्व घाटा 3,409 करोड़ रुपया दिखाई देता है। सन 2024-25 में GSDP का 2.6 होने का अनुमान है। महाराष्ट्र पर कर्जा यह बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपए दिखाई देता है। इतना कर्जा बढ़ने की संभावना है। अर्थात हमारे भारत को, देश को सभी अर्थात हमारे जो कर्जा माफ़ी देते हैं, जैसे उद्योगों को माफ़ी, उद्योगपतियों को माफ़ी दिया, इस प्रकार की माफ़ी को हमको बंद करना होगा, कर्ज माफ़ी को। हमारे जो सांसद है, विधायक है, उनको पेंशन मिलती है, लाभ मिलता है, और पेंशन भी बंद करना जरूरी है। धर्मांध राजनीति से उठकर, जो देवान राजनीति में हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, उससे ऊपर उठकर राष्ट्रीय विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उद्योग उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। साथ ही निर्यात जो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि हमको आर्थिक मुद्रा मिले। मुफ्त योजना देने से जो हमारी कार्यक्षमता में कमी हो रही है, अतः वो मुफ्त योजना को बंद कर हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए। अगर रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा तो हम भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। केवल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में माफ़ी होना चाहिए, रियासत होना चाहिए। कौन से दो क्षेत्र? शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों ही क्षेत्र में हमें रियासत देना चाहिए, बाकी क्षेत्र में नहीं। भारत में चुनाव व्यवस्था, भारत में जो चुनाव व्यवस्था है उसमें समस्त उम्मीदवार का जो खर्चा है वो मनमानी है, उस पर लोग लगाना चाहिए और वो जो खर्चा है वो सरकार ने करना चाहिए और उन लोगों से पैसा लेना चाहिए कि भाई तुम इतना पैसा जमा करो सरकार तिजोरी में, बाद में सरकार ने खुद खर्चा करना चाहिए ताकि मनमानी रोक सके, आर्थिक मनमानी हम राजकीय आर्थिक मनमानी रोक सके। उद्योगपति वर्गों को दी गया कर्ज माफ़ी को वसूल करना चाहिए। मंदिर में दम पड़ी संपत्ति का उपयोग राष्ट्र विकास में करना चाहिए और मंदिरों के चल संपत्ति पर टैक्स भी लगाना चाहिए। मंदिर उद्योग खेती का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। अगर देश ही नहीं बचा तो भारत की आर्थिक स्थिति बदतर होगी। आज हम तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा महायुद्ध ये पानी समस्या पर हो सकता है। अगर तीसरा महायुद्ध हुआ तो भारत में भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, अशांति आना लाजमी है। अतः हमें भारत राष्ट्रवाद, भारत देशभक्ति भावना को जगाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय और संचालनालय का स्थापना करना होगा। अगर आर्थिक बजट में भी प्रावधान करना होगा। अगर इस प्रकार से हमने काम नहीं किया तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है और चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत की आर्थिक स्थिति ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका समान होगी और हमारे जीवन बहुत बदतर होगा, यह हमें समझना होगा। अतः हमें अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। इसी के साथ में अपने विचारों को मैं अपने विचार खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भीम, जय भीम।